बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम ये जो रिसेंटली कोल की प्राइसेस में एक बड़ा डिप आया है, उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है ऑन डिफरेंट सीमेंट कंपनीज, इसके बारे में अपना एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। My name is Mohammed Irfan. I am Senior Executive Vice President at Al Falah Securities. Along with me is Mr. Mohammed Nomer Judoon. He is a Senior Research Analyst at Al Falah Securities. काफ़ी सीमेंट सेक्टर पे इनकी इन डेप्थ एनालिसिस होती है और काफ़ी टिप है इनकी रिगार्डिंग दी सीमेंट रिलेटेड मैटर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नुमैर साहब, वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। थैंक यू। इसमें सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन ये है कि ये जो रिसेंटली ख़ास तौर पे रिचर्ड बे की जो प्राइसेस हैं, इसमें हमने एक बड़ी कमी देखी है, तो इस पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। और इसके साथ साथ अब जो लोकल कोल है उसमें भी एक सिनेरियो ये बन रहा है कि वो थोड़ा अब महंगा हो रहा है अगर हम उसको कंपेयर करें रिचर्ड बे के कोल से जो भी करंट प्राइसेस हैं। तो इसकी ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पे क्या डायनामिक्स बनेंगी और डिफरेंट कंपनीज पे क्या एनालिसिस बनेगा? रिचर्ड्स बे कोल साउथ अफ्रीका का कोल है। रिचर्ड्स बे साउथ अफ्रीका की एक पोर्ट है, सी पोर्ट है, उसी के जहाँ से कोल एक्सपोर्ट होता है, तो उसी के नाम से साउथ अफ्रीका कोल को रिचर्ड्स बे कोल कहते हैं। रिचर्ड्स बे कोल की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हाई क्वालिटी कोल है, मीडियम क्वालिटी कोल है, लो क्वालिटी कोल है। जो हाईएस्ट क्वालिटी कोल है उसे RB1 कहते हैं, उससे नीचे RB2 आता है, उससे नीचे RB3 आता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। RB1 जो कोयल है वो पहले पिछले साल मार्च में $460 पर टन तक चला गया था, जो अब गिर के $112 पर टन पे आ गया है। तो रफली 76% का डिक्लाइन है। लेकिन इसी दौरान जो है रुपया भी गिर गया है डॉलर के मुकाबले में। तो रुपए की टर्म्स में अगर हम देखें तो फी टन कोयले की कीमत जो है फैक्ट्री पहुंच के, अच्छा, दो चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो कोयले की कीमत गिरी है, दूसरा फ्रेट चार्जेस जो शिप्स पे लोड करके लेके आते हैं तो उनका किराया भी गिर गया। तो पिछले साल तकरीबन $30 से $31 पर टन किराया लेती थी, अब $16 पर टन किराया लेती हैं रिचर्ड्स बे से कराची तक का। तो ओवरऑल जो फैक्ट्री पहुंच के कोयले की कीमत बनती है रिचर्ड्स बे की, वो पिछले साल जो हाई था, हाई में तकरीबन 99,000 रुपीज़, वैसे 95,000 रुपीज़ बनती है, लेकिन अगर हम अफगान कंपेरेबल वैल्यू देखें तो 99,000 रुपीज़ बनती है। तो अब वो गिर के रफली 45,000 रुपीज़ पे आ चुकी है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, और सदर्न पाकिस्तान में और कम है क्योंकि किराया बचता है जो साउथ से नॉर्थ तक लाने का होता है। लेकिन इसी दौरान जो अफगान कोयला वो 69,000 से गिर के 51,000 पे है। तो रिचर्ड्स बे कोयला 50% से ज़्यादा गिर गया, लेकिन अफगान कोयला सिर्फ 25-30% गिरा है। पहले अफगान कोयला रिचर्ड्स बे कोयले से डिस्काउंट पे चलता था, तो अब जो है अब अफगान कोयला रिचर्ड्स बे कोयले से प्रीमियम पे चल रहा है। रिचर्ड्स बे सस्ता चल रहा है, अफगान कोयला महंगा चल रहा है। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो रिचर्ड्स बे जो है सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए इसलिए मुनासिब रहता है कि वो एक बल्क ऑर्डर कर सकते हैं। उन्हें इस तरह के छोटे मोटे ट्रेडर से डील ही नहीं करना पड़ता। वो एक पूरा जहाज़ मंगवाते हैं, 50,000 60,000 टन जितना चाहिए होता है। यहाँ पे छोटे मोटे ट्रकों के हिसाब से मंगवाना नहीं पड़ता है, वो उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है। तो अगर वो सस्ता मिल रहा है तो किसी सीमेंट कंपनी कोई भी अफगान कोयला इस्तेमाल करना नहीं चाहेगी। तो लेकिन अब वो सस्ता मिल रहा है, फिर भी सीमेंट कंपनी वो रिचर्ड्स बे वाला कोयला इस्तेमाल नहीं कर रही। उसकी एक रीज़न है कि पाकिस्तान में डॉलर का मसला है। अफगान कोयला यहाँ पे लोकल ट्रेडर से ख़रीदते हैं रुपए के टर्म्स में, रिचर्ड्स बे वाला जो मंगवाएंगे वो मंगवाएंगे डॉलर के टर्म में। तो LCs की रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो मंगवा नहीं सक रहे। तो अभी जो 52,000 पे चल रही है नॉर्थ में अफगान कोयले की कीमत, तो अफगान कोयले की कीमत कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ट्रेडर के हाथ में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अफगान कोयले की कीमत जो 52,000 पे है, उसमें से रफली 24-25,000 पे अफगान गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, जिसमें रॉयल्टी है और एक्सपोर्ट टैक्स है। अगर ये 25,000 निकाल दे, बाकी पीछे तो वो 27,000 पे कर रहा है। तो जब तक अफगान गवर्नमेंट के टैक्सेस कम नहीं होते तब तक अफगान कोयले की कीमत कम नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो वो प्रीमियम पे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो एक हमने ब्रीफ डिस्कशन की। तो अब इसका तो बताइए कि जो हमारे की प्लेयर्स हैं, अब हम अगर साउथ के प्लेयर्स देखें और नॉर्थ के प्लेयर्स देखें, तो किन प्लेयर्स को फ़ायदा हो सकता है, उनकी EPS बढ़ सकती है, और किन प्लेयर्स में जो है उनकी EPS कम हो सकती है, इसका थोड़ा मैं गाइड कर दूँ। ओवरऑल कोयला सस्ता होने का फ़ायदा सभी को होता है।
सभी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रफली 60% जो है वो कोयला होता है। तो अगर आपकी 60% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक मेजर उसमें डिक्लाइन आ जाए तो अच्छी खासी EPS सभी की बढ़ती है। लेकिन अभी मसला ये है कि रिचर्ड्स बे कोयले की मुख्तलिफ कैटेगरीज है, RB1, RB2, RB3। मैंने बोला था RB3 तो आमतौर पे नहीं मंगवाते थे, RB1, RB2 मंगवा रहे होते थे। RB1, RB2 की प्राइसेस ये चल रही है कि RB1 पाकिस्तान पहुंच के ना पोर्ट पे रफली 40,000 रुपये का पड़ता है, और RB2 पोर्ट पे रफली पहुंच के 34 से 35,000 रुपये के दरमियान पड़ रहा होता है। सब कुछ क्लियरेंस, ड्यूटीज़ वगैरह सब कुछ क्लियर करके 40 RB1 40 के करीब और RB2 34,000 रुपये के करीब। उस पे फर्दर इनलैंड फ्रेट लगता है। अगर साउथ में फैक्ट्रीज हैं, जैसे लकी की, DG की साउथ में फैक्ट्रीज हैं, तो उनको 1,000-1,500 रुपये पर टन और अपनी फैक्ट्री तक मंगवाने के लिए देना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्थ में फैक्ट्रीज हैं उन्हें 6-8 हज़ार रुपये फर्दर और आगे किराया लगता है। तो नॉर्थ में पहुंच के RB1 का रेट रफली हो जाता है 47,000 के करीब, और RB2 का रेट हो जाता है रफली 41,000 के करीब। इट मीन्स के जो नॉर्थ वाले हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है। अब बेनिफिट को ऐसे हम देखेंगे कि अभी जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है सीमेंट फैक्ट्रीज़ में, वो हो रहा है अफगान कोयला। नॉर्थ में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और साउथ में अफगान भी हो रहा है और कुछ हद तक ईरानियन कोयला इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्थ में जो रेट चल रहा है वो चल रहा है रफली 52,000 रुपये के करीब पर टन अफगान कोयले का। साउथ में ये महंगा है, साउथ में रफली चल रहा है 56,000 रुपये के करीब। अब जब रिचर्ड्स बे आ जाएगा, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है इन्हें इंपोर्ट करना, तो साउथ वाले प्लेयर्स की कीमत 56,000 रुपये से गिर जाएगी। 56,000 रुपये अभी उनकी कीमत है कोयले की। अगर वो RB1 मंगवाते हैं तो RB1 उन्हें मिल जाएगा रफली 52,000 रुपये का। RB1 42,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि बस अफगान कोयला अच्छा कोयला है एज़ कम्पेयर टू RB1। अफगान कोयले में 6,500 किलो कैलोरीज होती हैं, RB1 में रफली 6,000 किलो कैलोरीज होती हैं, RB2 में और कम होती हैं। तो अगर हम कैलोरी को भी एडजस्ट करें तो रफली 45,000 रुपये के करीब RB1 पड़ेगा साउथ में, और नॉर्थ में आगे वो 51,000 रुपये का पड़ जाएगा अगर हम कैलोरीज को एडजस्ट करके देखें तो, मतलब उसके एनर्जी कंटेंट को। तो साउथ और नॉर्थ वाले अगर RB1 इस्तेमाल करते हैं तो साउथ में 56,000 से गिर के 45,000 रुपये कोयले की कीमत हो जाएगी, नॉर्थ में 52,000 से गिर के 51,000 हो जाएगी। तो नॉर्थ वाले को सिर्फ 1,000 रुपये का फ़ायदा है, लेकिन साउथ वाले को 11-12,000 रुपये का फ़ायदा है। अच्छा, और उमर साहब इसमें बताएं, साउथ में कौन से सीमेंट मेन प्लेयर्स हमारे जो बड़ी जिनकी मार्केट शेयर्स हैं? और जी 2 फैक्ट्रीज ऐसी हैं, 2 सीमेंट प्लेयर्स ऐसे हैं जो नॉर्थ और साउथ दोनों में ऑपरेट करते हैं। वो है लकी सीमेंट और DG खान सीमेंट। वो नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं। प्योरली साउथ में 3 प्लेयर्स हैं, एक है अटक सीमेंट, एक है पावर सीमेंट, और तीसरा है ठट्ठा सीमेंट। ठट्ठा कुछ हाथ से एक्सपोर्ट नहीं करता, तो बाकी अटक और पावर फिर भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन DG ऐसा सीमेंट प्लेयर है, DG की काफ़ी आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई थी, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसे, तो वो अभी अगर कोयला सस्ता होता है तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। एक्सीलेंट। अच्छा नुमैर साहब, DG और लकी का अगर हम देखें जी तो इसमें इनकी अर्निंग्स पे कुछ हमारे पास एस्टिमेट हो कि कितना आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में मज़ीद इनमें इंक्रीमेंट आ सकता है या इजाफा हो सकता है? अब अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट वैसे तो अलाउ नहीं करेगी डॉलर बाहर भेजना, लेकिन अगर ये लोग गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कन्विंस कर लेते हैं कि हम जो सीमेंट एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमें जो डॉलर मिल रहे हैं उसी डॉलर को इस्तेमाल करके हम कोयला इंपोर्ट कर लेते हैं, तो डॉलर तो बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ हम जो है अभी वो सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो कुछ हद तक कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करने दिया जाएगा तो वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो वो जो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट है उसी को इस्तेमाल करके वो कोयला मंगवा लें। तो अगर इस तरह का केस होता है तो वो RB1, मेरे ख्याल में RB1 की बजाय RB2 मंगवाना चाहेंगे सभी, क्योंकि RB2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, अभी रफली $93 पर टन के करीब चल रहा है। और उस केस में अगर RB2 के अगेंस्ट वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के अगेंस्ट RB2 मंगवाते हैं और 50% तक एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, तो DG की अर्निंग रफली बनती है 13.5 रुपये की साल की, एक साल की, और लकी की बनती है 150 रुपये, 151 रुपीज़ की एक साल की। अच्छा, अभी DG की पिछले साल की अर्निंग 9 मंथ्स की, आई थिंक उसके नंबर हम देख लेते हैं। DG खान की जो पिछले साल का अगर हम फिगर देखें तो तकरीबन 6 रुपये 78 पैसे की अर्निंग थी जी, और 9 मंथ्स में इसकी अर्निंग्स आ रही है तकरीबन 4 रुपये
82 पैसे की। जी, तो यू आर सेइंग कि इसमें एक सिग्निफिकेंट जंप हम देख रहे हैं। सिग्निफिकेंट जम 13.5 रुपये पर एनम के करीब करीब जाती है इसकी अर्निंग्स। ठीक है, तो विद रिगार्ड टू लकी या डीजी सीमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पिछले क्वार्टर्स में हमने देखा व्यूअर्स के इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स है वो तकरीबन 117% से जंप की, और इसकी जो 9th मंथ की अर्निंग्स है वो हाउएवर 42% से डिक्लाइन की हैं। तो अब इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि अभी जो इसकी करंट प्राइस है 47.60, ये अगर हम इसको प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करें तो इसकी ये सेम प्राइस मार्च 2020 में इन्हीं लेवल्स पे आई थी, तकरीबन 47 रुपये के लेवल पे, और उस टाइम उसकी अर्निंग्स जो थी वो 4 रुपये 93 पैसे पर शेयर भी थी। तो अभी जिस तरह नुमैर साहब ने बताया कि इनकी अर्निंग्स एक सिग्निफिकेंट जंप लेंगी, और ये जो भी इसके करंट अर्निंग्स चल रही हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव नुमैर साहब प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसके बन जब लास्ट टाइम ये सब अर्निंग्स लेवल चल रहे थे ना, उस वक्त सीमेंट प्लेयर्स में हो रही थी प्राइस वॉर्स। प्राइस वॉर में ये होता है कि सारे सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो कीमत कम करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सभी जो है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर भी नहीं बेच रहे थे, मतलब बहुत सस्ता बेच रहे थे, और सभी जो है लॉस बियर कर रहे थे, सभी को मतलब नुकसान में जा रहे थे सभी। तो वो अब जो है, अब कोई भी प्लेयर जो है नुकसान में नहीं जा रहा, कम अज़ कम सभी की अर्निंग आ रही है, अच्छी अर्निंग आ रही है, और भी बढ़ सकती है यहाँ से फर्दर। तो प्राइस वॉर वाली सिनेरियो नहीं है जो पिछले 3 साल पहले था। ठीक है, इसके अलावा नुमैर साहब हमने मेपल लीफ सीमेंट का एक अलर्ट अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको इन डिटेल डिस्कस किया था। तो ये जो सारा हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आप मेपल लीफ सीमेंट को कहाँ देख रहे हैं, इसकी अर्निंग्स का क्या इम्पैक्ट होगा, और आइंदा इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो हमने इसकी आई थिंक 43 रुपये की रुपीज़ की टारगेट प्राइस सेट की थी, करंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड अबाउट 28 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा इसमें भी हमें प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है जी। तो इसमें भी शुड वी रिकमेंड के करंट लेवल्स पे हमें मेपल लीफ में भी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए? जी, मेपल लीफ में करनी चाहिए। मेपल लीफ की रफली अर्निंग 8.5 रुपये की बनती है, लेकिन अगर अफगान कोयले की कीमत कम हो जाती है, रिचर्ड्स बे के लेवल पे आ जाता है, तो ये 8.5 रुपये की अर्निंग बढ़ के 10 रुपये तक भी जा सकती है। तो साल की अगर अर्निंग ही 9 रुपये की बन रही हो, और अगर 4 बहुत ही कंजर्वेटिव हो के 4 का मल्टीपल भी लगाते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल आमतौर पे इस तरह की कंपनीज को देना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी कैश जनरेशन काफ़ी अच्छी है। जिन कंपनीज की कैश जनरेशन में मसला होता है उन्हें हम कम मल्टीपल देते हैं। तो जिनकी कैश जनरेशन बहुत अच्छी है, जैसे मेपल लीफ सीमेंट की है, तो इनके 4 का मल्टीपल बनता नहीं है। लेकिन अगर 4 का मल्टीपल भी दे, तो अगर अफगान कोयला एडजस्ट होता है नीचे, तो 10 रुपये की अर्निंग पे 4 के मल्टीपल के हिसाब से भी 40 रुपये का बनना चाहिए ये स्टॉक बाय दिसंबर 2020। ठीक है, अब लकी के जिस तरह अभी हम बाय बैक का भी देख रहे हैं, इसका भी अगर हम एक ब्रीफ सा एनालिसिस में अपने व्यूअर्स के लिए शेयर करूँ, तो इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो 24% है। 9 मंथ्स में इसकी जो अर्निंग्स में -1% का डिक्लाइन आया है। तो लकी सीमेंट में जुलाई 2020 में ये लास्ट जो प्राइसेस थी, करंट प्राइसेस जो हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्व की गई थी, जबकि इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी वो 10 रुपये की थी। तो इसका जो 5 ईयर्स का हाई है व्यूअर्स वो 914 रुपये का है, और उस टाइम इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 47 रुपीज़ के लेवल पे थी। तो रिसेंटली हमने आपके साथ इसका एक अलर्ट भी शेयर किया था रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस, और उसमें हमने बेयरिश ट्रेंड लाइंस की ब्रेक का आप लोगों को बताया था। तो करंटली अभी नुमैर साहब भी हैं जिसमें फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एस्पेक्ट्स दोनों देखेंगे। तो उसमें बेसिकली अभी जो इसकी 470 रुपये की रेंज है वो इसका क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये 510 रुपये तक शॉर्ट टर्म में मूव करेगा, और 520 से 540 तक की रेंज जो है ये इसकी हम दिसंबर 2023 में देख रहे हैं। तो नुमैर साहब, योर टेक ऑन दैट कि ये जो लेवल्स मैंने डिस्कस किए आर दे अचीवेबल? अगर आपकी मार्केट्स में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो अगर मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हम चलें? जी, ये अचीवेबल हैं। लकी अभी सिर्फ ज़्यादा प्रेशर में जो पिछले कुछ दिनों में आया था, वो 2 वजूहत थी जिसकी वजह से आया था। एक तो ये था कि लकी के अंडर 2 बिजनेसेस हैं जो जिनमें थोड़ा मसला हुआ था। एक है मोटर्स का, वो सभी को पता है एलसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई थी। तो किया जो है, किया मोटर लकी की सब्सिडरी है, तो किया की प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी फ़र्क पड़ा था, जिसकी वजह से लकी थोड़ा प्रेशर में आया था। और दूसरा पावर सब्सिडरी थी। लकी एक कोल पावर प्लांट भी चलाता है,
तो गवर्नमेंट जो है उसकी पेमेंट में थोड़ा सा मसला था। ROE वाला कंपोनेंट जो होता है, जो पावर प्लांट्स का होता है, वो लकी को मिल रहा नहीं था, जिसकी वजह से इक्विटी होल्डर जो स्टॉक होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड नहीं मिल रहा था। तो अगर आगे चल के एक सर्कुलर डेट के मसले हल होते हैं तो उससे भी डिविडेंड फ्लो करेगा, तो लकी जो है अच्छा डिविडेंड देना भी शुरू कर सकता है। ठीक है। अच्छा नुमैर साहब, आखिर में आपको एक फर्दर आपसे एक शेयर पे एनालिसिस चाहेंगे, वो है चराट सीमेंट का। इसकी जो 9 मंथ्स की अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी आई हैं। इनफैक्ट इसने अपना जो पिछला साल की अर्निंग्स थी उसकी 9 मंथ्स की जो करंट अर्निंग्स आई हैं इन्होंने उसको सरपास किया है। 26% की इसकी ग्रोथ है और इसकी जो अर्निंग पर शेयर आ रही है वो हाईएस्ट है इन पास्ट 5 ईयर्स। और इसका जो हाई हमने देखा था लास्ट 5 ईयर्स में वो तकरीबन 186 रुपये का था, जब इसकी अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 50 पैसे थी। तो अभी ऑलरेडी इसकी 9 मंथ्स में हम 22 रुपये 19 पैसे की अर्निंग्स दे चुके हैं। तो इसका जो टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो इसकी जो टारगेट प्राइस बनती है वो तो काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे बन रही है, राउंड अबाउट 160 प्लस। तो इसमें आपका थोड़ा सा टेक चाहिए कि अब आप बताएं कि इसमें जो हम ये टारगेट प्राइस दे रहे हैं इसकी, इज़ इट अचीवेबल या इसमें कोई रिस्क हैं, तो हमें इसमें काइंडली बता दें। टारगेट प्राइस अचीवेबल है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, दिसंबर तक का है ये टारगेट टाइमलाइन है इसकी। बाकी इसकी अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स यहाँ से गिरेंगे नहीं। अभी अगर थोड़ा सा सीमेंट की वैल्यूज में फ़र्क पड़ा है लेकिन इसकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आ रहा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि साल की 29-30 रुपये की अर्निंग इसकी बनती है। और अगर अफगान कोयले की कीमत भी कम होती है जैसे साउथ अफ्रीकन कोयले की हुई है, तो इसकी अर्निंग ये 29 रुपये से बढ़ के 35 रुपये तक जा सकती है साल की। 4 मल्टीपल भी लगाएं तो अच्छा खासा इसका 4 मल्टीपल जो है वो 140-42 रुपये के करीब हो जाता है इसका। तो और बाकी ये एक्सपोर्ट भी करता है अफगानिस्तान को, तो अगर अफगानिस्तान की हालत थोड़ी बेहतर होती है तो एक्सपोर्ट मार्केट इसकी ओर बढ़ जाएगी फिर उसकी वहाँ की। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर टुडेज़ वीडियो, जो कि हमने सीमेंट सेक्टर और उसके जो सर्टेन की स्टॉक्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बेसिकली बात वही आ रही है कि सीमेंट सेक्टर में पिछले दिनों में हमने देखा है काफ़ी बिल्डअप हुआ, और जिस तरह के ये कोल साइड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसकी अर्निंग्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती हैं आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में। और ये जो सेक्टर है काफ़ी लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है। तो इन आवर व्यू इट्स अ लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन करंट सर्कमस्टांसेस। इसमें अगर आपको करंट रेट्स पे या थोड़े टिप्स पे ये सर्टन जो स्क्रिप्ट्स आपको रेकमेंड किए हैं ये मिलते हैं, तो ऑब्वियसली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस आपको इन शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड बाय इन्वेस्टिंग इन दीज शेयर्स आप इनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एनालिसिस किया है ये आपको पसंद आया होगा। ये आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपका किसी किस्म का फर्दर क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक टाइमली मैनर में पहुँचते रहें। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।